हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। नंबर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। आज हम कुछ और गूढ़ रहस्य को खोलने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, हो सकता है कि आपने ना सुना हो, लेकिन जो पेपर बना रहा है हो सकता है कि उसके नज़र में आ जाए और वो आपके लिए हार्मफुल सिद्ध हो या घातक सिद्ध हो। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जो बहुत कम दिखाई पड़ती हैं और उसके बारे में हो सकता है कि आपने न सुना हो। तो वो जो दो संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या कौन सी है आपकी? संपूर्ण संख्या। और दूसरी आपकी है रामानुजन संख्या। दोस्तों, पूर्ण संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हो, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि जो पूर्ण संख्या है वही संपूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अलग है और जो संपूर्ण संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो पूर्ण को संपूर्ण से रिलेट ना करिएगा। पूर्ण संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जब प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आपके होते हैं, हमने आपको इससे परिचित करा दिया है। नेचुरल नंबर्स आपका 1 2 3, मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके नेचुरल नंबर। और जब इसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या का रिलेशन नेचुरल नंबर से है, होल नंबर्स का। संपूर्ण संख्या को आप अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए कि 4 है, तो 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, मतलब 4 को काटने वाली कितनी संख्या होगी? तो एक तो 1 होगी, एक 2 होगी और 4 होगी। क्लियर है? यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या 6 है, तो इसको कौन सी होगी? इसके फैक्टर्स 1 होंगे, 2 होंगे और 3 होंगे। क्लियर है? इसके अलावा और 6 भी होगा, सॉरी 1 2 3 और 6 होगा। जो संख्या होती है 1 तो उसको काटती ही है और प्लस वो खुद से भी वो संख्या कट जाती है। अब हम चलते हैं 12 पे। तो 12 पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर इस बात को नोटिस करिएगा कि जो भी गुणनखंड हैं उनके हम योग को नोटिस करेंगे, उसके सम को नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 के गुणनखंड है 1 2 4, और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 7 हो गया। यहाँ पर इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 में 3 9 हो जाएगा और 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया और 11 कितना हो गया आपका? 12 हो गया। क्लियर है? यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 16 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें 28 का निकालना है, तो ये 1 होगा, 2 से भी कटेगी 28, इसके बाद वो 4 से कटेगी, उसके बाद वो 7 से कटेगी, फिर 14 से कटेगी और 28, मतलब इसके फैक्टर्स जो होंगे वो 1 2 4 7 14 और 28 होंगे। हम इसका सम करेंगे तो 2 1 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 7 14, 14 28, 28 कितना हो गया? 56 हो गया। अब आपको यहीं पर नोटिस करना है, जो गुणनखंडों का योग है यहाँ पर संख्या क्या है? 4 है और गुणनखंडों का योग कितना है? 7 है। यहाँ पर संख्या क्या है? 6 है और गुणनखंडों का योग कितना है? 12 है। यहाँ पर 12 है, गुणनखंडों का योग कितना है? 28 है। और यहाँ पर संख्या क्या है? 28 है और गुणनखंडों का योग कितना है? 56 है। तो यहाँ पर इस बात को आप नोटिस करोगे कि जो संख्या है उसका दुगना अगर गुणनखंडों का योग होगा तो वही क्या होगा? संपूर्ण संख्या। क्लियर है? तो यहाँ पर संख्या क्या है? 6 और गुणनखंडों का योग कितना है? 12। तो इसका मतलब अगर इसकी हमें डेफिनेशन समझनी हो तो संख्याओं के गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या का दुगना हो तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। क्लियर है? तो यहां से ये प्रूफ हो गई बात
यहाँ पर संख्या क्या है 6 है, यहाँ पर 12, ये दुगना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण संख्या। ये कंडीशन देखिए 28 में भी लागू होती है कि 28 के जो गुणनखंड हैं उसका योग कितना है 56 है, और गुणनखंडों का योग 56 जो है वो 28 का कितने गुना है वो मल्टीप्लाई 2 है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये भी आपकी क्या हो गई संपूर्ण संख्या। क्लियर है? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा संपूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या एक संख्या ऐसी है 1729, इसको हम रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। जैसे कहने का मतलब यह है कि इसको दो रूप में निरूपित किया जा सकता है या उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप बात को अच्छे से समझिएगा। जैसे 1729 को आप क्या लिख सकते हो 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। दोस्तों 9 का क्यूब कितना होगा 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो ये कितना हो गया आपका 1729। इसका मतलब 1729 एक ऐसी संख्या है इसको हम दो टाइप से अलग अलग घनों के योग के बराबर हम लिख सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब है, और दूसरी जो कंडीशन है वो आपका 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब का है। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1728। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम हुआ वो कितना हुआ 1729। तो यहाँ पर इस बात को नोटिस करिएगा कि जो 1729 संख्या है इसको हम दो टाइप से अलग अलग घनों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी पहला जो घन का योग का फॉर्म है वो क्या है 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और दूसरा क्या है 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। तो इसका मतलब यही एक संख्या ऐसी है जिसको दो अलग अलग घनों के योग के बराबर मतलब दो टाइप से हम लिख सकते हैं। इस वजह से इसको हम रामानुजन संख्या की संख्या देते हैं। तो प्रश्न में पूछ सकता है कि रामानुजन संख्या कौन सी है, उसमें 4 विकल्प दे सकते हैं और उसमें आप इसको टिक करोगे 1729 को। तो संपूर्ण संख्या में भी आप विकल्प देख के उसके फैक्टर्स आप निकालोगे, और उस फैक्टर के तहत अगर उसके योग जो है उस संख्या का दुगना होगा तो आप क्या लगाओगे उसको संपूर्ण संख्या। क्लियर है? अब हम अगले मुद्दे पर चलते हैं। पहला टर्म है आपका सह अभाज्य और दूसरा है आपका जुड़वा अभाज्य। अभाज्य से हम आपको पहले ही परिचित करा चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो सिर्फ अपने से कटती हैं और एक से कटती हैं। यहां पर दो टर्म और हैं आपके अभाज्य के बारे में मैंने बता दिया कि वो एक से कटेंगी और दूसरा किससे विभाजित होंगी वो स्वयं से। क्लियर है? एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे 5 है तो 5 इसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होंगे 1 और 5। क्लियर है? अब हम चलते हैं सह अभाज्य संख्याओं की ओर। तो सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं का मासा एक हो, यानी HCF जो हो वो क्या हो एक हो। तो यहां पर सह अभाज्य की डेफिनेशन है कि जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। तो अब यहां पर मैटर जो आया वो HCF का आया। तो HCF क्या है इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं आपकी 3 और 5, ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है HCF निकालना है, क्योंकि जो निर्धारक है वो क्या है 1 है और वो 1 क्या होना चाहिए उसका HCF होना चाहिए। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हो। 3 कम 3 हो गया मतलब 3 1 जा 3 हो गया। जो शेषफल आया उससे पहले वाले भाजक को हम भाग देंगे। तो वो कंडीशन तब तक हम भाग देते रहेंगे कि जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो यहाँ पर अब 2 आया शेषफल, अब हम 2 से किसको भाग देंगे 3 को भाग देंगे। 2 1 कम 2 कितना आया, फिर घटाएंगे इसको 1। अब यहाँ पर अगला भाजक कौन सा है 2,
अब इसको 2 को भाग देंगे, 1 दूनी 2, और यहाँ पर शेषफल कितना हो गया आपका 0 हो गया। इसका मतलब जो अंतिम भाजक होगा, जो अंतिम भाजक होगा वो क्या होगा आपका HCF। तो क्योंकि HCF और LCM का एक अपना एक सेपरेट चैप्टर है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जिन दो संख्याओं का मासा जो है वो 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आप ये समझिएगा कि कोई भी कंडीशन, कोई भी दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, हो सकता है कि एक कथन के रूप में भी दे दे। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, मैंने बताया था कि वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली संख्या, जैसे 2 संख्या है तो उसके बाद कौन सी संख्या हो, 3 हो, या 5 है तो 6 हो, 12 हो तो 13 हो, या 110 हो तो 111 हो। तो वो संख्याएं क्या होती हैं, वो प्रत्येक कंडीशन में वो क्या होंगे, उनका HCF जो होगा वो 1 होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 12 और 13, तो 12 और 13 का HCF कितना होगा, 12 एकम 12 1, और फिर 12 को हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और इसका मतलब इसका HCF अंतिम भाजक 1 है, और इसका मतलब इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो प्रत्येक कंडीशन में जो दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं उनका जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और इस वजह से वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सहअभाज्य का। अब हम चलते हैं जुड़वा अभाज्य पर। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि सहअभाज्य संख्याओं में ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं जो हों वो अभाज्य हों। तो दूसरी कंडीशन ये समझिएगा इसमें कि ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं अभाज्य हों। यहां पर आप देख रहे होंगे चूंकि क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं में ये बिल्कुल क्लियर है कि एक संख्या सम होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, विषम होगी, क्योंकि इन्हीं से क्रमागत प्राकृत संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे 2 है सम संख्या है तो उसके बाद वो क्या होगा, 3 जो होगा वो विषम संख्या होगी, मतलब इवन ऑड, फिर इवन ऑड का सिस्टम चलता है। अब हम चलते हैं जुड़वा अभाज्य में। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2, उसे हम क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य। क्लियर। जैसे हम मान लेते हैं कि 11 और 13 है। क्लियर है। 11 और 13 इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, और ये संख्याएं क्या हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मासा जो है वो क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर हम 13 को 11 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दिया 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 फिर भाग दिया तो ये कितना हो गया आपका 0 हो गया शेष पर, इसका मतलब इसका मासा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऐसी दो सहअभाज्य संख्याएं जिनका अंतर जो है वो 2 का हो वो क्या कहलाएंगे, जुड़वा अभाज्य। तो यहाँ पर अंतर दोनों में क्या है, बात को थोड़ा सा समझिएगा कि जो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याओं में जो दोनों संख्याएं होती हैं उसमें ये कोई क्लियर नहीं है कि हो सकता है कि एक भाज्य हो और दूसरा अभाज्य हो। और यहाँ पर जुड़वा अभाज्य में 2 कंडीशन हैं कि दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर एक भाज्य भी हो सकती है, दूसरी अभाज्य भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी और दोनों संख्याओं का अंतर भी क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। क्लियर है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके यूपी टेट सीटेट में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान भी है और थोड़ा सा मतलब आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंज है और इस वजह से आप प्रत्येक चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों के योग पर। तो यहाँ पर हम एक संख्या का उदाहरण ले रहे हैं और वो संख्या मैंने मान लिया कि ले लिया 520। इस पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुणनखंडों की संख्या के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 520 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से हम भाग देंगे, 2 दूनी 4, ये 260 हो गया। फिर हम 2 से भाग देंगे, 130 हो गया। 2 से फिर मैंने डिवाइड किया, 65 हो गया। 5 से जाएगा ये तो 13 हो जाएगा और 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका फैक्टर बना वो बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। क्लियर है? एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है, उसके गुणनखंड जो है, और यहाँ पर इसको हम किसमें चेंज करेंगे, पावर्स में चेंज करेंगे। तो देखिए 2 का गुणा 3 बार है, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, तो इस वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 30। तो इसका जो गुणनखंड पावर के रूप में बना वो क्या बना, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। तो जब किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होता है तो उसको हम क्या समझते हैं, पावर 1 समझते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू 13 की पावर 1। तो यहाँ पर आपने ये निकाल लिया। उसके बाद पहले पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है टोटल। तो यहाँ पर इस बात को नोटिस करिएगा कि जब भी सिंपल गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सभी पावर्स में हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पावर कितना है, 3 है। तो 3 में जब हम पावर्स में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। तो यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 1 में हम 1 को ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर 1 है तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का हमने लगा दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका मतलब 520 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 16 गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे, उसको फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर के बाद हम क्या करेंगे, उसको पावर के रूप में चेंज करेंगे और पावर के बाद उस पावर में हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। तो ये सिस्टम है आपका। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो ये जो सिस्टम हमको अप्लाई करना है। अब हम दूसरे मुद्दे पर चल रहे हैं कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो यहीं पर आप समझिएगा अच्छे से, मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूं कि यहाँ पर जो पावर लगा हुआ है, यहाँ पर पावर 3 लगा हुआ है, तो हम इसकी स्टार्टिंग जो करते हैं वो हमेशा 0 पावर से करते हैं और जहां तक जितना पावर है वहां उस पावर तक हम उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो स्टार्टिंग हम
2 की पावर किससे करेंगे, 0 से, फिर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर उसको हमको कहाँ तक पहुँचाना है, 2 की पावर 3 तक पहुँचाना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर चूंकि 1 है तो 1 के पहले क्या आता है आपका, 0 से आपको स्टार्ट ही करना है, तो 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 हो गया, इनटू यहाँ भी 1 है तो इसके पहले क्या होगा, 0 होगा, 13 की पावर 0 और प्लस 13 की पावर 1। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी पावर है उस मंजिल तक आपको पहुंचाना है और स्टार्टिंग कहाँ से करना है, पावर 0 से करना है। तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि किसी भी संख्या का जो पावर 0 का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, इनटू 5 की पावर 0 कितना हो गया, 1, और किसी संख्या का पावर 1 खुद वही संख्या होती है मतलब 5 हो गया, और यहाँ भी 1 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 4 12 तो 14 1 15 हो गया, और इंटू 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर 13 और 1 कितना हो गया, 14 हो गया, और 15 छंग कितना हो गया आपका, 90 हो गया, और 90 को जब हम 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1260। तो यहाँ पर इसके टोटल गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 1260 होगा। तो मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उसका सिस्टम क्या है, और जब गुणनखंडों का योग निकालना है तो उसी पावर को हम 0 से स्टार्ट करके उसी पावर तक हम पहुंचाते हैं, और चूंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही साइन रहेगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं सम गुणनखंडों पर। अब जो दूसरा मुद्दा है वो आपका क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या, और दूसरा क्या है, सम गुणनखंडों का योग। तो यहां पर संख्या क्या थी आपकी, 520 थी, और 520 का हमने भी निकाला था आपको, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 30। क्लियर है। अब यहां पर आपको इस बात को नोटिस करना है कि अब क्या आपको निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो सम संख्या है, पिछली बार में हम क्या करते थे कि जब मतलब जनरल आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी तो उसमें हम क्या करते थे, पावर में 1 ऐड करते थे, वो सारे में करते थे, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। लेकिन जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आपको सम वाली संख्या के पावर में 1 ऐड नहीं करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो सम वाली संख्या है उसके पावर में 1 ऐड नहीं करना है, बाकी सब में करना है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर 2 क्या है आपकी सम संख्या है, तो सम संख्या के पावर में हमें 1 ऐड नहीं करना है। इसका मतलब जो पावर 3 है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, और फिर 5 में कितना है, ये 1 था, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1, तो कितना हो गया आपका 2 हो गया, और 13 में जब हम पावर 1 है 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 12 हो गई। क्लियर है। तो सम गुणनखंडों की संख्या में जो सम वाली संख्या है 2 क्या है आपकी, इवन है, और इसके पावर में हमको कोई चेंज नहीं करना है, वैसे ही पावर रख देना है उसका, और बाकी जितनी भी आपकी विषम संख्याएं हैं उसमें हमको वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो कि आपको साधारण गुणनखंडों की संख्या में
निकालना होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा कि इसके जो सम गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी हो गई आपकी 12 हो गई। क्लियर है। अब हम चलते हैं सम गुणनखंडों का योग पे। तो सम गुणनखंडों का योग में पहली चीज तो है कि जब कंपैरिजन करके आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 4 5 जितनी बार आप देख सके उसको देखें और अपने कंफ्यूजन को आप अच्छे से मिटा लें। तो अब यहाँ पर जब गुणनखंडों का योग निकालना होता था तो हम क्या करते थे उसमें कि हम पावर 0 से स्टार्ट करते थे और कहां तक जाते थे, हम जिस पावर तक आपको पहुंचना होता था। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 की पावर 3 था, तो आप स्टार्ट कहां से करते थे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज है, यहाँ पर 0 वाला पावर हम नहीं लेते हैं और स्टार्टिंग कहां से करते हैं, हम पावर 1 से करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अब हमें योग निकालना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 जो सम संख्या है उसमें हम 0 पावर ना लेके हम क्या करेंगे, वहां से 1 के पावर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 ही आपकी मंजिल है और वहां तक पहुंचने के लिए हमको यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट करना है बल्कि किससे करना है, पावर 1 से स्टार्ट करना है। तो ये कंडीशन आपकी देखिए, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अंतर क्या है, मैंने बता दिया कि इसमें से 0 वाला पावर नहीं लगेगा। इनटू इसमें वही सिस्टम रहेगा, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर 13 की पावर 0 और प्लस 13 की पावर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया और 2 की पावर 3 कितना हो गया, आपका 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये भी 1 हो गया और ये कितना हो गया, आपका 5 हो गया। यहाँ पे भी किसी संख्या का पावर 0 में से 1 वैल्यू होती है और किसी संख्या का पावर 1 की वैल्यू खुद वही संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 और प्लस कितना हो गया, आपका 13 हो गया। तो 4 और 2 6 और 8 कितना हो गया, आपका 14 हो गया। 5 और 1 6 हो गया और 13 1 14 हो गया। और इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 हो जाएगा। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 6 9 54 3 57 और 6 कम 6 5 11। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके जो गुणनखंडों का योग होगा वो क्या होगा, आपका 1176 होगा। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको कि अंतर क्या है दोनों में। अंतर ये है कि जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो यहाँ पर जो इवन वाला नंबर होता है इसके पावर में हम 1 ऐड नहीं करते हैं, बाकी सब में करते हैं। और जब गुणनखंडों का योग निकालना होता है तो जो सम संख्या वाला सिस्टम है उसमें हम 0 से स्टार्ट ना करके पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं तीसरे मुद्दे पर, और वो मुद्दा किसका है, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों के योग पर। तो तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। उदाहरण मैं यही ले रहा हूं। अब इसमें आपको ये समझना है कि यहां पर जो पावर बने थे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। क्लियर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस किस पर करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या पर। तो यहां पर आपको इस बात को नोटिस करना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम वाले को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। यहां पर सम का कोई रोल आपका नहीं है। तो यहां पर केवल हमें मतलब किससे है, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या में निकालना है तो सम वाले से कोई मतलब नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं कि कोई मतलब आपका नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ हमें इससे है। और यहाँ पर सिस्टम वही लगेगा कि यहाँ पर पावर में क्या करोगे आप, 1 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे जब 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ भी 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है,
4 है। तो विषम अपने दिमाग में आप रखिएगा कि विषम वाले में सम से कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं विषम गुणनखंडों का योग में। इसमें भी सम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 5 की पावर 1 और इंटू 13 की पावर 1 है, तो सिस्टम वही अप्लाई करेंगे कि 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 और इंटू 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। तो 5 की 0 का मान कितना हो गया 1 और 5 की पावर 1 का मान 5 इंटू इसका मान भी हो गया 1 और इसका कितना हो गया 13। तो ये हो गया आपका 6 और ये आपका हो गया 14। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 84। तो यहाँ से ये विषम गुणनखंडों का योग जो है वो कितना हो गया आपका 84। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। तो ये एग्जाम में लगातार आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको आप समझिएगा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सा सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है, इसको आप जब वीडियो को 2 से 4 बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।